वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बायोलॉजी बाय महेश सर। आज हम इस यूट्यूब सीरीज में आरबीएससी का चैप्टर नंबर 5th और एनसीईआरटी प्लांट फिजियोलॉजी 11th आरबीएससी सीबीएसई का चैप्टर प्लांट वाटर रिलेशन पादप जल संबंध लेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था विसरण या डिफ्यूजन। आज है परमेबिलिटी या पारगम्यता का टॉपिक, जिसमें है ऑस्मोसिस या परासरण। तो सबसे पहले परासरण की परिभाषा कि परासरण किसे कहते हैं। तो परासरण की प्रक्रिया, इन सबको समझने से पहले हम विलयन क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं और कितने प्रकार के विलयन होते हैं ये समझते हैं। पहले सबसे पहले विलयन का मतलब होता है विलायक प्लस विलय। यहां पे अगर हम विलयन की बात करें, नमक व जल का विलयन, अगर नमक और जल के विलयन की बात करें तो यहां पे विलायक है जल और विलय है नमक, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं विलयन। तो ये हो गया विलयन। अब आते हैं विलयन के प्रकार कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं और उन विलयन की प्रकृति कैसी होती है। विलय और विलायक की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले है हाइपरटोनिक यानी अति परासरी, दूसरा ले सकते हैं आइसोटोनिक यानी समपरासरी, और थर्ड है हाइपोटोनिक यानी अल्पपरासरी। हाइपरटोनिक अति परासरी का मतलब हो गया कि वह विलयन जिसमें विलायक कम और विलय ज्यादा होगा। कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक रूप से। जब तक ये सैचुरेशन या सांद्र अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, उसके बाद भी अगर विलय डालते रहेंगे तो यह विलयन बन जाएगा अति परासरी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमें ध्यान रखना है कि विलय जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी। समपरासरी के अंदर विलायक और विलय दोनों की मात्रा समान होती है, अर्थात उतना ही विलय विलायक में डाला जाता है जितना वह अपने अंदर घोल सके। तो इस वजह से विलायक और विलय की मात्रा जो होती है वो समान होती है, इसलिए इसको बोलते हैं समपरासरी विलयन। हाइपोटोनिक या अल्पपरासरी विलयन में विलायक जो होता है उसकी मात्रा ज्यादा और विलय की मात्रा यहाँ पे कम होती है तुलनात्मक रूप से। तो कहने का मतलब हुआ कि विलायक यानी अगर जल है तो जल बहुत ज्यादा होगा और बहुत कम मात्रा में उसमें नमक होगा, तो वो हो गया अल्पपरासरी विलयन। ठीक है। अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके देखें कि अगर हमने 100 ml वाटर लिया है और उस 100 ml वाटर में हमने 1 ग्राम सॉल्ट डाला है, नमक डाला है। ठीक है। तो ये हो गया अल्पपरासरी विलयन। अगर यहाँ पे हमने 100 ml वाटर लिया है और उस 100 ml वाटर में हमने मोर देन 1 ग्राम यानी 2, 3 ग्राम या 5 ग्राम तक नमक डाला है, तो यह विलयन हो गया अति परासरी या हाइपरटोनिक। और यहाँ समपरासरी में हमने 100 ml वाटर के अंदर उतना नमक डाला है जितना घुल सके, तो वो हो गया आइसोटोनिक या समपरासरी। तो यहाँ परासरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 प्रकार के विलयन। ठीक है। सबसे पहले हाइपरटोनिक, अतिपरासरी, समपरासरी, अल्पपरासरी।
अति परासरी का मतलब विलायक कम विलय ज्यादा। यहाँ विलायक और विलय लगभग बराबर सांद्रता में होंगे और अल्प परासरी में विलायक ज्यादा विलय कम। तो ये विलयन हो गए। अब इन विलयनों का दूसरी कोशिकाओं पे क्या प्रभाव होगा? जब इनमें कोशिकाएं रखी जाएगी उसके बाद हम देखेंगे परासरण में क्या होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट कि इन विलयन का कोशिकाओं पर अलग अलग प्रभाव देखेंगे। जैसे हमने पादप कोशिका का उदाहरण ले लिया कि ये पादप कोशिका है और इस पादप कोशिका को हमने एक अति परासरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने इसको रखा है। तो यहां पे हमें पता है कि ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अति परासरी विलयन। और यहां इसकी तुलना में पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य जो है वो क्या है? अल्प परासरी या हाइपोटोनिक है। तो हमें पता है कि हाइपरटोनिक में अगर हम मान लेते हैं जल कम और विलय ज्यादा, और यहां पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जल ज्यादा और जो भी विलय पदार्थ हैं वो तुलनात्मक रूप से कम होंगे। तो अब यहां पे जल की जो गति होगी वो हमेशा जल की अधिक मात्रा से जल की कम मात्रा की ओर होगी। ठीक है, तो यहां अधिक मात्रा कोशिका के अंदर है और बाहर जल की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम है, तो जल कोशिकाओं से निकल के बाहर आ जाएगा। तो यहां पे जल जो है वो कोशिकाओं से निकल के बाहर आ जाएगा। तो जब किसी पादप कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल कोशिकाओं से निकल के उस विलयन में आ जाता है जब तक विलयन समपरासरी नहीं हो जाता है। तो यह प्रक्रिया हो गई। अब इस प्रक्रिया को बोलते क्या हैं? तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। ठीक है, तो अब हम पूरी परिभाषा देखते हैं इस एग्जाम्पल के साथ में। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल अपनी अधिक सांद्रता से वह प्रक्रिया जिसमें जल अधिक सांद्रता से यानी जल के अणुओं की अधिक सांद्रता से जल के अणुओं की कम सांद्रता की ओर किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करता है तो वह कहलाता है परासरण। दोबारा देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल है दोनों। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से, यानी कि जहां पे जल के अणु अधिक हैं, यानी जहां पे जल ज्यादा है, वहां से कम सांद्रता वाले, यानी कि दूसरा रीजन क्या हो गया? कम सांद्रता। और कम सांद्रता किसकी? जल की। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करता है तो वह कहलाता है परासरण। तो यहां वापस एग्जांपल पे आते हैं। यहां कोशिका के अंदर अल्प परासरी विलयन है, लेकिन अल्प परासरी विलयन में जल के अणु क्या है? अधिक है। और यहां अति परासरी विलयन है, और अति परासरी विलयन में आपको पता है कि जल के अणु क्या है? कम है। यहां जल के अणु कम है, इसीलिए कोशिका से, इस पादप कोशिका से जल जो है वो विलयन में आ जाता है। तो यहां पे एक ध्यान रखना है कि परासरण की प्रक्रिया अधिक जल की सांद्रता से कम जल की सांद्रता की ओर होगी, न कि किसी विलयन पे।
ठीक है, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ जल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति जो होगी, और दूसरी इसकी शर्त क्या है कि कोई ना कोई अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। पर्चमेंट मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई आर्टिफिशियल झिल्ली है, वो कोई भी हो सकती है, तो वहां से अगर जल गति करेगा तो ही ये परासरण या ऑस्मोसिस कहलाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा और डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था परासरण। अब लेते हैं हम परासरण होता कहाँ पे है। परासरण कोशिका झिल्ली जो होती है वहां पे परासरण प्रक्रिया द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। पादप कोशिका में भी होता है, जंतु कोशिका में भी होता है। अब लेते हैं परासरण के प्रकार। परासरण के दो प्रकार हैं। सबसे पहले है अंतःपरासरण और दूसरा है बहिर्परासरण। ये है एंडोऑस्मोसिस और ये है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब हो गया कि यहाँ पे डायग्राम जो हमने बनाया था, तो यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें देखते हैं अंतःपरासरण कैसे होता है। सबसे पहले परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जो है वो बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो बाहर से जल जो होगा कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, तो वह प्रक्रिया हो गई अंतःपरासरण। और इस प्रक्रिया के द्वारा जल जो होगा वो कोशिका से बाहर जाएगा, वो हो गया बहिर्परासरण। तो अंतःपरासरण बहिर्परासरण को समझने के लिए हमने एक तो डेफिनेशन में जो किया था एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अल्पराशरी विलयन में। ठीक है, सबसे पहले अंतःपरासरण। अंतःपरासरण के अंदर इसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे, ये विलयन, और इस विलयन में हमने रखा है पादप कोशिका। इस विलयन में सबसे बाहर की तरफ जो है हमें इसको रखना पड़ेगा अल्पपराशरी विलयन में। अल्पपराशरी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और कोशिका के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि अतिपराशरी विलयन। तो कोशिका के अंदर अतिपराशरी, यहाँ अल्पपराशरी है। तो जैसे विसरण जो होता है वह जल की अधिक सांद्रता से जल की कम सांद्रता की ओर होता है, तो यहाँ पे जब विसरण, यहाँ पे अल्पपराशरी विलयन लेकिन जल ज्यादा है, तो बाहर विलयन से जल जब कोशिका में प्रवेश करेगा तो यह प्रक्रिया कहलाएगी अंतःपरासरण। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल किसी अल्पपराशरी विलयन से अतिपराशरी विलयन में, या ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करता है, तो वह अंतःपरासरण कहलाता है। ठीक है, तो यह हो गया अंतःपरासरण। अब यहाँ पे अंतःपरासरण का उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अंतःपरासरण के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किशमिश या रेजिन। जब हम रेजिन या किशमिश को किसी विलयन में रखते हैं तो यहाँ जल अतिपराशरी यानी जल जो होगा अल्पपराशरी है, तो यहाँ से जल इस किशमिश के अंदर प्रवेश करके और इसके आकार को बढ़ा देगा। तो यह उदाहरण है अंतःपरासरण या एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो यह हुआ अंतःपरासरण। अब लेते हैं बहिर्परासरण। बहिर्परासरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल कोशिका से बाहर निकलता है, वह प्रक्रिया कहलाती है बहिर्परासरण। यहाँ पे हमने पादप कोशिका ली, इस पादप कोशिका को हमने अतिपराशरी विलयन में रखा। यहाँ पे जो विलयन है वो है हाइपरटोनिक, ये है हाइपरटोनिक यानी अतिपराशरी विलयन, और यहाँ पे है ये हाइपोटोनिक यानी अल्पपराशरी विलयन। ठीक है, तो यहाँ जल जो होगा
अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाएगा। तो कोशिका से जल जब बाहर विलयन में चला जाएगा तो वह कहलाएगा बहिर्परासरण, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिका से जल अपने आसपास के विलयन में चला जाता है बहिर्परासरण कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ग्रेप्स यानी अंगूर को किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, यानी कि अति परासरी विलयन में या शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो यहां से ग्रेप्स से उसका सारा जल बाहर निकल जाएगा और वह रेजिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया कहलाती है बहिर्परासरण। तो बहिर्परासरण में जल कोशिका से बाहर जाएगा। तो ये दो प्रकार के हो गए परासरण, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट। तो ये थे परासरण के प्रकार, उसके उदाहरण। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे परासरण का एक प्रायोगिक सत्यापन, परासरण के महत्व और जीवद्रव्य कुंचन और कई दूसरे टॉपिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर किसी दूसरे फ्रेंड के लिए ये यूजफुल है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इट।